स्पेशली वाटर में सॉल्युबिलिटी हम मेजर करते हैं, पर बेसिकली दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर में आते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। तो आपको सॉल्युबिलिटी देखनी होती है कि किस टाइप के सॉल्वेंट में ये ज्यादा डिसॉल्व होते हैं और किस में लेस डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसके बेस पर ये सारी प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन होता है, मॉलिक्यूल का नेचर। ये तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो बेसिकली दे आर द कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये सभी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन कोवैलेंट में भी पता है कि हमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, पोलर और नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पहले तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर है या नॉन पोलर है। उसके बेस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये हमें फाइंड आउट करना होता है, और तब इसी के बेस पर आपने आप सर बाकी लास्ट लाइन प्रॉपर्टी। क्या बोली सर, अभी फिर से रिपीट कर देता है। मैंने ये बताया बेटा कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, वह पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर। एंड देन ऑन दिस बेसिस वी डिटरमाइन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। यस बेटा। सर मेरा इससे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ, तो आप मुझे एंटर कर लेना। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कुछ फिजिकल जो प्रॉपर्टी के लिए ये सबसे पहले पॉइंट है कि एल्केन जो है, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये देखो मैंने ऑलमोस्ट वर्ड लिखा हुआ है, नियर अबाउट नॉन पोलर है। थोड़ी बहुत माइनर सी पोलैरिटी है, बट वह पोलैरिटी नेग्लिजिबल है। यस बेटा, लिंक ज्वाइन कर लिया आपने? ओके बेटा। तो यहां देखो एल्केन्स नॉन पोलर है बाय नेचर। ठीक है। सो देयरफॉर इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन्स are held by weak van der Waals forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आपने 5th चैप्टर में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि 6 टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है van der Waals फोर्स, और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर मॉलिक्यूल में होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मास और साइज पर। तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि एल्केन आपके नॉन पोलर हैं, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक van der Waals फोर्स है, जो कि डिपेंड करेगी ऑन मास एंड स्ट्रक्चर, मास और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो ये दो पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल स्टेट्स या बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी जब हम डिस्कस करें तो ये दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एल्केन नॉन पोलर है बाय नेचर, और इनके मॉलिक्यूल के इन बिटवीन, इन सैंपल में देयर इज अ वीक van der Waals फोर्स which depend upon mass of alkane and structure of molecule. अब देखो फिजिकल स्टेट्स की बात अगर हम करें तो स्टेट्स 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वीक फोर्स की वजह से क्या होता है कि इनिशियल मेंबर्स जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है, इनके मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन जो van der Waals फोर्स होती है दैट इज वेरी वीकेस्ट, और वो मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर पाती। तो बाइंड नहीं कर पाती है तो इट मींस कि देयर मॉलिक्यूल विल बी फाइंड इन डिस्क्रीट स्टेट। डिस्क्रीट स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होंगे। ठीक है। तो जनरली अप टू 4 कार्बन तक
अप टू 4 कार्बन एटम तक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाइंडिंग विथ ईच अदर, तो दे आर जनरली गैसेस, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होंगे, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का फॉर्म गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, तो इसलिए अप टू ब्यूटेन तक के जो भी एल्केन है वह गैसेस होंगे। ब्यूटेन ऑनवर्ड यानी नेक्स्ट पेंटेन से C5 का मतलब 5 कार्बन एटम से लेकर अप टू C17 या 18, ये बुक वाइज थोड़ा सा डेटा अलग भी हो सकता है, कुछ में 16 दिया है, कुछ में 17, कुछ में 18, मतलब एक रेंज ले लो। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि अभी आपने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसलिए आगे चलकर हम फिजिकल स्टेट के बारे में कोई खास डिस्कशन भी नहीं करेंगे 12 में, क्योंकि इनिशियल होता है कि ये हर क्लास ऑफ कंपाउंड में होता है कि फर्स्ट 4-5 मेंबर आपके गैसेस होते हैं, नेक्स्ट 12-13-14 मेंबर आपके लिक्विड स्टेट में होंगे, क्योंकि मास बढ़ेगा तो उनका वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल स्लाइटली एसोसिएट होंगे, तो स्लाइट एसोसिएशन से लिक्विड स्टेट फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट C5 से C17 या 18 तक के जो एल्केन होंगे वो आपके लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वंडर वाल फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा। और हायर एल्केन यानी C18 ऑनवर्ड, C18 ऑनवर्ड जो एल्केन होंगे दे विल फाउंड इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि वहां पर मास की वजह से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी, जिसके वजह से मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली एसोसिएट होंगे एंड दे विल फॉर्म द सॉलिड स्टेट। तो ये देखो बेटा स्टेट्स के रिगार्डिंग आपका डेटा हुआ। सर ये क्या कहते हैं एल्केन के रिस्पेक्ट में है ना? हाँ एल्केन के रेस्पेक्ट में, बट ये जनरलाइज भी कर लो, मतलब आगे एल्कीन एल्काइन या आगे भी जाओगे तो मतलब यही फंडा, मैं इसीलिए फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे तो फिर ऐसे ही हम डिस्कस कर लेंगे कि 4-5, किसी में 4 में, किसी में 5 या 6 तक, मतलब मैक्सिमम 4 to 6 तक के जो कार्बन आइटम के कंपाउंड होंगे वो ज्यादातर गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। उसके ऑनवर्ड अप टू 17, 18 या 19 तक के जो मेंबर होंगे कार्बन के वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, और उससे आगे ज्यादा कार्बन होंगे अगर तो वो जनरली सॉलिड फेज में मिलेंगे। ये एल्केन के लिए भी है, और आगे इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, 2-4 कार्बन एटम का नंबर आगे पीछे हो सकता है स्टेट से रिगार्डिंग। पर देखो याद रखो कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेट से रिगार्डिंग ऐसे भी नहीं पूछा जाता है, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में वो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को लेकर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा वही आपका मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड होगा, उसमें कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो अगली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं फिजिकल में, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मालूम ही है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होता है और लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाता है, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एल्किन के बॉइलिंग पॉइंट लर्न करने, बिल्कुल नहीं लर्न करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना है कि जब आप एल्केन में डिफरेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे तो वो ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें उस ट्रेंड को समझना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट लर्न नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी ये बड़ा जनरलाइज होता है कि नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट increases with number of carbon atom, increases with number of carbon atoms। उसका देखो रीजन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का वंडर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, मास बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रांग होता जाएगा, तो उसको ब्रेक करना होगा ना। अगर आप वेपोराइज कर रहे हो, यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से वंडर वाल फोर्स के थ्रू एसोसिएटेड है, तो अब अगर आप इनको वेपोराइज करना चाह रहे हो तो आपको ये अट्रैक्शन ब्रेक करना होगा, यानी आपको डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाना होगा। तो अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए आप हीट कर रहे हो, तो हीट एनर्जी के क्वांटिटी जो है वो अट्रैक्शन के लेवल पर डिपेंड करेगी। अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, यानी उतना ही हायर होगा टेम्परेचर बॉयल होने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट मींस कि मीथेन से इथेन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए,
इथेन से प्रोपेन का हायर होगा, प्रोपेन से ब्यूटेन का हायर होगा। ओके, बट यहाँ पर एक आइसोमर फॉर्म भी आता है जो आपने पढ़ा है कि प्रोपेन ऑनवर्ड जो है एल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट देयर आर डिफरेंट कार्बन स्ट्रेच चेन में होते हैं और एक आपका आइसोब्यूटेन होता है। अब दोनों के लिए देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट एल्केन है। अब ऐसे केस में हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पर देखो ये स्टेट चेन है हुआ, ये ब्रांच चेन। तो यहाँ पर दूसरा फंडा ये आता है कि स्टेट चेन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चेन एल्केन are higher than that of branch chain alkane. It means कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। Why? इसका देखो रीजन होता है कि ब्रांचिंग जो होता है, ब्रांचिंग डिक्रीजेज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? देखो जब ब्रांचिंग होती है तो मॉलिक्यूल का जो है शेप स्प्रेड होता है, मतलब वो स्फेरिकल शेप की तरफ मूव करता है। आपको पता है कि जितने भी 3 डायमेंशन शेप है उसमें स्फीयर का एरिया सबसे मिनिमाइज माना जाता है। उसका देखो कि रीजन क्या है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स जो है वह सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, अब जैसे यहाँ पर देखो अगर आप कोई ऐसे शेप ले रहे हो तो यहाँ पर ये काफी सरफेस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वह कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि हर एक सरफेस के पॉइंट से आपका अट्रैक्टिव फोर्स राइज होगा। लेकिन अगर आप स्फेरिकल शेप के ले रहे हो दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर देखो सरफेस लेस सरफेस कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, तो ब्रांचिंग से चूंकि मॉलिक्यूल का शेप जो होता है स्प्रेड होता है एंड दैट विल टेंड टू या अप्रोचिंग टू स्फीयर शेप, स्फेरिकल शेप, सो सरफेस ऑफ कांटेक्ट आपका डिक्रीज होगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी वंडरवॉल फोर्स आपका डिक्रीज होगा। तो ब्रांचिंग से आपका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो देयरफॉर वंडरवॉल फोर्स भी डिक्रीज होगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। वैसे वाला वंडरवॉल पॉइंट वो फिर से बता दो एक बार वाला ब्रांचिंग वाला। देखो ब्रांचिंग से क्या होता है, जैसे आप ये देखो ना स्ट्रेट चेन है, ये ऐसे है, अगर आप इसको यहाँ शेप बनाते हो ये इस तरह का शेप आ रहा है। अगर एक ब्रांच कर दिया तो अब देखो ये शेप थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, नहीं? जब कार्बन को आप साइड में लोगे तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? स्प्रेडिंग होगा। तो स्प्रेडिंग होने का मतलब वो टेंड टू या अप्रोचिंग टू स्फीयर। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब जैसे ही जब अब कोई चीज देखो अगर ऐसे है और एक दूसरे के कांटेक्ट में देखो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सामने आएंगे, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर ब्रांच कर देते हो तो ऐसे केस में कांटेक्ट एरिया कम हो जाती है, क्योंकि ये पोर्शन कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अब लेस सरफेस हो गया, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन थे तो इतना सरफेस था, अब 3 कार्बन हो गए तो अब आपका कांटेक्ट एरिया कम हो गया। तो कांटेक्ट एरिया कम होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का अट्रैक्टिव फोर्स लेस होगा। जब कोई चीज आप स्प्रेड करते हो तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट कम होने लगता है। तो कांटेक्ट कम होगा तो आपका वंडरवॉल फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो इसीलिए तो बताया गया कि वंडरवॉल फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे और स्ट्रक्चर पे। अगर आप कार्बन बढ़ा रहे हो तो मास इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इन दोनों में मास सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर चेंज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गई। सो ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल का शेप स्प्रेड होता है, इट मींस कि सरफेस एरिया डिक्रीज होती है। दिस विल डिक्रीजेस द वंडरवॉल फोर्स एंड सो वंडरवॉल फोर्स जब डिक्रीज होगा यानी इसके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का वंडरवॉल फोर्स इसके मॉलिक्यूल के वंडरवॉल फोर्स से क्या होगी? लेस हो जाएगी। और बॉइलिंग पॉइंट वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना फोर्स लेस होगा आपका हीटिंग टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो उतना ही कम हो जाएगा। यस बेटा, क्लियर है? कार्तिक, क्लियर हुआ? यस सर। तो रीजन आपको यही देना है कि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज होती है बिकॉज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल
approaching the sphere, and we know a sphere have the smallest surface area. अब इसी बेस पर अगर आपसे कहा जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि why the boiling point of isobutane is less than N-butane, तो आप क्या आंसर दोगे? अगर ये आता है कि why the boiling point of isobutane is less than N-butane, तो रीजन हम क्या देंगे कि since due to branching in isobutane the surface area of it is lower than that of N-butane, so van der Waals force between isobutane molecules are lesser than that of N-butane molecules, and this is why its boiling point is lower. और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे आपका सरफेस एरिया उतना ही कम होते जाएगा. जैसे ब्यूटेन में आपके 2 ही आइसोमर है, अब पेंटेन में आपने बनाया भी था C5H12 में कि यहां पर 3 आइसोमर बन रहे थे. याद करो, N पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. स्ट्रक्चर में यहां शॉर्ट में दे रहा हूं. एन पेंटेन का मतलब कि जिसमें ऑल 5 कार्बन स्ट्रेच चेन में थे. आइसो में 4 कार्बन स्ट्रेच चेन में 1 ब्रांच में था, और नियो में आपके 2 ब्रांचिंग हुई थी. तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना सरफेस एरिया लेस. तो यहां पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एन पेंटेन का सबसे हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेच चेन है. इसके बाद आइसोपेंटेन, और उसके बाद सबसे लेस हो जाए नियोपेंटेन. तो ये ऑर्डर होगा. अब देखो यहाँ पर कोई हमने बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं याद करना है, आपको ट्रेंड याद करना है. हायर और लोअर कौन होगा ये याद करना है. तो इसके लिए आपको ये फंडा बस याद रखने कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग से डिक्रीज होगा. तो ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया. और सेम यही ट्रेंड आपके मेल्टिंग पॉइंट में भी होगा. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड होते हैं. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट नीचे फिर से दिखा दो एक बार, आपने क्या लिखा था नीचे? नीचे ये ऑर्डर लिखा था बेटा मैंने. ऊपर जो पेंटेन के 3 आइसोमर हुए, चूंकि इनके केस में मास सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस केस में van der Waals फोर्स डिफर करेगा ड्यू टू स्ट्रक्चर, और इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर हो रहा है स्ट्रक्चर की वजह से. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सॉल्युबिलिटी है. तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्युबिलिटी मतलब किसी लिक्विड में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना. तो यहां पर सॉल्वेंट मैंने बताया कि 2 तरह के होंगे, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर. पोलर का जिसमें चार्ज कैरेक्टर है, जिसमें चार्ज कैरेक्टर नहीं है, यानी जिसमें डाइपोल बनते हैं. पोलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वाटर है. वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है. नॉन पोलर में वाटर है, अल्कोहल होते हैं, ये भी आपका पोलर सॉल्वेंट होता है. नॉन पोलर में आते हैं जैसे बेंजीन. बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. या और भी होते हैं जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एज ए सॉल्वेंट होता है. तो ये भी आपका पेट्रोलियम, ईथर, ये सभी आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है. पोलर में आपको वाटर में इसलिए आता है. अब देखो सॉल्युबिलिटी का आप रूल क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक. अगर आपका कंपाउंड पोलर है तो वह पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में या तो बहुत ही कम डिसॉल्व होगा या इनसॉल्युबल होगा. तो यह सीधा सा फंडा है, लाइक डिसॉल्व लाइक. जैसा होता है वैसे को डिसॉल्व करता है. पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि पोलर अगर सॉल्वेंट है तो वह पोलर कंपाउंड को ज्यादा डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को बहुत कम करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा. और नॉन पोलर को ज्यादा डिसॉल्व करेगा, पोलर को लेस करेगा. अब अभी आपने क्या देखा कि एल्केन जो है बाय नेचर क्या है आपके, पोलर है या नॉन पोलर है? फिर क्या अभी फिर क्या बोला आपने, कौन क्या पोलर है?
मैंने ये बताया सर बेटा नॉन कि पोलर। हाँ, एल्केन बाय नेचर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर है ना, तो इसका मतलब कि वह आपके पोलर यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो एल्केन चूंकि बिंग एंड एल्केन जो है बिंग नॉन पोलर, so they are almost insoluble। थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, पर वो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvents like soluble in non-polar solvents like carbon tetrachloride, ether, इन सब में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। बेंजीन जो ऊपर मैंने लिखे हैं आपको, एक्सेट्रा। तो यहां पर सीधा से ये फंडा याद रखो, क्योंकि एल्केन जो है नॉन पोलर है बाय नेचर, तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होंगे, वाटर अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे या बहुत कम डिसॉल्व होंगे। तो इसमें हमें इतना ही पॉइंट लेना है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। यस बेटा, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक के जो पॉइंट देखे आपने? नो। ओके बेटा, तो अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी पे। यानी यहां से हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं एल्केन के। तो यहां पर पहली बात है कि एल्केन जो है कि रिएक्टिविटी बहुत कम है। एल्केन्स आर केमिकली inert towards acids, alkalis, oxidizing agent and reducing agent। जो कॉमन आपके रिएक्शन के रिजेंट होते हैं, लाइक एसिड्स होते हैं, एल्केली होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इनके तरफ इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रिएक्ट होंगे, बट ये ऑलमोस्ट इनर्ट जैसा बिहेव करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस है, बहुत ही लेस है एट ऑर्डिनरी कंडीशन में। ऑर्डिनरी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी भी जब आती है तो वो आपके कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, हीटिंग को लेकर या लाइट के प्रेजेंस में, तभी रिएक्टिविटी आती है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। उसका एक ऐसा रीजन ये क्यों? भी है, उसका देखो रीजन ये है कि एल्किन में दो तरह की बॉन्डिंग है, एक कार्बन टू कार्बन और दूसरा कार्बन एंड हाइड्रोजन। दो ही तरह के बॉन्ड मिलेंगे ना यहाँ पर। तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वह सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरा है कि यहाँ पर दोनों जगह एक तो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पर जैसे कार्बन हाइड्रोजन में क्या होती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर है, तो CH बॉन्ड की लेंथ कम होने की वजह से यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि CC बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है, इसलिए भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये बॉन्ड बिल्कुल नॉन पोलर है, और दूसरा है सिग्मा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हाइड्रोजन का साइज सर स्मॉल ये होने की वजह दोबारा से, बता दो। देखो इस यहाँ पर है कि मैंने बताया कि एल्केन्स में दो तरह के बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन। तो कार्बन टू कार्बन चूंकि बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटम है, तो ये 100% नॉन पोलर है, और दूसरा है कि ये सिग्मा नेचर का है, चूंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है, तो इसलिए ये बॉन्ड क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है। देखो कार्बन टू कार्बन अगर पाई बॉन्ड होगा तो वह थोड़ा वीक होगा, एंड दैट विल क्रिएट द रिएक्टिविटी। जैसे आगे हम देखेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन
they are more reactive than alkane because they have the pi bond. और pi bond जैसे आपको पता है कि loosely held electron cloud होता है between the atom, क्योंकि वो साइड से ओवरलैप करते हैं वहां ऑर्बिटल, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरलैप होती है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन स्ट्रांग होता है, मतलब लार्जर होता है। जैसे आपने देखा ना कि अगर दो ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग में आपने देखा था कि अगर दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन लार्ज होता है, लेकिन अगर ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग रीजन जो है बहुत कम होता है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जहां पर बॉन्ड पेयर स्ट्रांगली होल्ड होगा वहां पर बॉन्ड ब्रेक करने में आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कोई भी कंपाउंड जब रिएक्टिव होता है इसका मतलब उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी वो नया बॉन्ड बनाएगा और रिएक्शन कहलाएगी। जब बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा जल्दी तो उस केस में क्या होगा कि उसकी रिएक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही होता है कि ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है इसलिए, और सिग्मा है तो स्ट्रांग है, और दूसरा इसमें पोलैरिटी है थोड़ी बहुत, लेकिन हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होने की वजह से और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से यहाँ पर भी पोलैरिटी बहुत ही लेस है। और दूसरा है कि स्मॉल साइज एटम है, तो इस केस में इनके बॉन्ड पेयर जो होते हैं न्यूक्लियस से स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं, तो दे आर नॉट इजिली ब्रेक बाय एनी रीजन। यस बेटा। यस सर, आगे समझ में। तो इसको आप ऐसे लिख दो कि सिंस, अगर ये कोई पूछता भी है कि सिंस एल्केन कंटेन्स, मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन बात में ना हो, CC and CH bond, CC and CH bond which are strong sigma bond, and cannot break in ordinary या जनरल कंडीशन में, यानी आपके रूम टेम्परेचर के कंडीशन में वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो जब ब्रेक नहीं होंगे तो रिएक्ट नहीं होंगे। अब ये जरा रीजन पढ़ लो, बिकॉज एल्केन कंटेन CC and CH bond which are a strong sigma bond and cannot be break in ordinary condition, तो it means कि they will not react with the ordinary reagents, या कॉमन जो आपके रिएक्शन के रिजेंट होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट नहीं होंगे ऑर्डिनरी कंडीशन में, तो इसीलिए इनमें रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। हाँ, रिएक्टिविटी कब आती है, जब आप टेम्परेचर रेज करते हो एट हाई टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, या बॉन्ड टूट जाएगा ना। हाँ, बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक फिशन के थ्रू, या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में दो कंडीशन होती है, या तो हीट करो बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो उस केस में क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे। सो एनर्जी ऑफ कोलिजन between molecules are sufficient, क्योंकि हर बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब आप हीट करते हो इससे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की कोलिजन बढ़ता है, क्योंकि हीट करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर, तो इस कोलिजन से आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सो एनर्जी ऑफ कोलिजन आर सफिशिएंट फॉर ब्रेकिंग ऑफ CC and CH बॉन्ड, तो अब वहां पर रिएक्टिविटी आ जाएगी। पर जनरली यहां पर जो ब्रेकअप जो होगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होगा, तो ये होमोलाइटिक फिशन करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, चाहे CC बॉन्ड ब्रेक हो या CH बॉन्ड ब्रेक हो, दे विल अंडरगो होमोलाइटिक क्लीवेज, तो इट मींस कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ जो भी रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी,
यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो अब हम रिएक्शन देखें तो क्लियर है कि नॉर्मल कंडीशन में दे विल नॉट रिएक्टिंग विथ एनी रिएजेंट्स, ओनली एट हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे विल रिएक्ट विद द लाइट में रिएजेंट। फिर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? बेटा लाइट में भी तो एनर्जी होती है ना, लाइट के अंदर जो फोटोन होते हैं वो मॉलिक्यूल से कोलाइड जब होंगे तो दे विल गिविंग एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। जैसे आपने पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कि जब मेटल के सरफेस पर लाइट फॉल होती है तो उसके फोटोन से सरफेस पर के जो एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है जिससे वो इजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा कि जब लाइट फॉल होगी तो उस फोटोन के कोलिजन से मॉलिक्यूल के सीसी और सीएच बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि एल्केन में जो भी रिएक्शन है, क्योंकि आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ा है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो उसमें मेनली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो एक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा या एक कार्बन हटेगा तो उसके जगह पर दूसरा एटम आएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होगा वह ब्रेक होकर फिर सिग्मा में ही कन्वर्ट होगा। मान लो ये दोनों ब्रेक हो गए, फिर ये दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो भी सिग्मा ही होगा, तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मेनली जो एल्केन की रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के रिपीट थ्रू कर दो, होता है। क्यों ऐसा क्यों? Because there is only sigma bond in alkane, so there is only possibility of substitution. जैसे ही आप देखो रिएक्शन में क्या होगा, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे मान लो अगर हम इथेन ले रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन किसी भी कंडीशन में 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता, ये उसकी लिमिटेशन है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस हाइड्रोजन को हटाओ, इसके जगह पर कोई दूसरा लाओ, जैसे क्लोरीन ला दिया हमने हाइड्रोजन हटा के, ठीक है, या इसको ब्रेक करो तो यहाँ पर कोई और, जैसे क्लोरीन क्लोरीन दोनों के साथ लगा दिया, तो आप सीसी बॉन्ड तोड़ो या सीएच बॉन्ड तोड़ो, हर जगह आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, यानी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक नया सिग्मा बनेगा। मान लो आपने H को हटाया तो ये CH बॉन्ड टूटा, और फिर क्लोरीन उसके जगह पर जाकर कार्बन से बॉन्डेड हुआ, तो सिग्मा ब्रेक हुआ, फिर सिग्मा फॉर्म हुआ। तो एक तरह से एटम की रिप्लेसमेंट हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो ये 5th बॉन्ड तो किसी के साथ बनाएगा नहीं। जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बन जाते हैं अलग अलग, बट यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात है कि एल्केन में जो भी रिएक्शन होगी वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जैसा कि मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी। तो ये हमेशा याद रखना है कि दिस इज थ्रू फ्री रेडिकल, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो एल्केन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम में आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट इसमें फ्लोरीन मत लेना, इसमें यही 3 लेते हैं। उसका रीजन होता है कि इसके लिए इनके मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि ये भी अपने अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। F2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है। अब होता है क्या है कि F2 के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड होते हैं F2 मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन एटम, एंड दे आर नॉट ब्रेक। तो इसलिए F2 के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन ये नहीं देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ देंगे, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। तो इसलिए जहां पर भी हाइड्रोजन देखो तो वहां पर यही 3 को कंसीडर करना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है, बट जनरली फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर नॉट ब्रेक्ड इन एनी कंडीशन, सो दिस इज वाई सब्स्टिट्यूशन में वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हैलोजिनेशन का मतलब है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, इट मींस कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम इन एल्केन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन एटम इन एल्केन, आयोडीन एटम इन एल्केन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्केन की रिएक्शन आपको पढ़नी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जनरली एल्केन की जो सब्स्टिट्यूशन क्लास रिएक्शन ब्रेक होती है, करके स्टार्ट कर लेना फिर होने वाला टाइम। हाँ ब्रेक ही कर देता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो।